हेलो एवरीवन, आज डेट है 4 जनवरी और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। एक हमारा जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है आज का वो है वीमेन फार्मर्स को लेकर के। दूसरा हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे वैक्सीन को लेकर के, और कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट यहाँ दिए गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो डाटा दे रखे हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इंडिया में देखें या पूरे वर्ल्ड में देखें, जो नेचर है वो काफ़ी चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज हो रहा है। मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। उन एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स में आता है फ्लड्स, ड्रॉट, साइक्लोन। इनकी जो पहले संख्या थी उससे दुगने तिगने संख्या में ये हर वर्ष आने लग गए हैं। इससे भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट पहले फ्लड प्रोन थे वो अब बन गए हैं ड्रॉट प्रोन, और जो पहले ड्रॉट प्रोन थे वो अब बन गए हैं फ्लड प्रोन। तो यहाँ पे कुछ चार्ट दे रखे हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले फ्लड से रिलेटेड हम डाटा देखते हैं। देखो, 2005 से पहले हमारे इंडिया में 19 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहां पर फ्लड्स आती थी, और वो फ्लड्स की वजह से क्या होते थे, परेशान होते थे, अफेक्ट होते थे। अब 2005 के बाद में जिलों की संख्या बढ़ गई और बढ़कर हो गई 55। सेम सिचुएशन यहाँ है साइक्लोन में। 2005 से पहले सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहां पर साइक्लोन की वजह से वहां पर एनुअली साइक्लोन आते थे और उनकी वजह से इतने डिस्ट्रिक्ट परेशान होते थे। 2005 के बाद में जिलों की संख्या बढ़कर हो गई 28। सेम ड्रॉट में है। ड्रॉट में देखो, 2000 के बाद में एक शार्प इंक्रीज हुआ है ड्रॉट हिट डिस्ट्रिक्ट में, और हालांकि कुछ हाल के सालों में इनको अच्छे से मैनेज किया गया है। ड्रॉट की वजह से पानी को एक तरह से कंजर्व करके जो एक्सट्रीम ड्रॉट है उनको क्या किया गया है, कंजर्व किया गया है, ताकि कम से कम डिस्ट्रिक्ट इससे अफेक्ट हो। अब यहाँ पर चेंजिंग पैटर्न हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ड्रॉट प्रोन थे वो बन गए फ्लड प्रोन, जो फ्लड प्रोन थे वो बन गए हैं ड्रॉट प्रोन। तो देखो यहाँ पर चेंजिंग पैटर्न को दिखाया गया है। जो ये स्काई कलर का जहां पर मैप में दे रखा है वो बन गए हैं ड्रॉट टू फ्लड। मतलब यहाँ पर पहले सूखा गिरता था, जैसे राजस्थान का ये पश्चिमी वाला भाग बाड़मेर, और ये जैसलमेर वाला भाग है, ये बाड़मेर वाला भाग। यहाँ पर पहले सूखा था, अब यहाँ बाढ़ आने लग गई है। ठीक है। और ये जो रेड जो जगह दर्शा रखी है वो फ्लड टू ड्रॉट, पहले यहाँ पर बाढ़ आती थी और अब वहां पर गिरने लग गया है सूखा। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनवायरमेंट धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, और एक्सट्रीम चेंजेज आने लग गए हैं एनवायरमेंट में। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो वीमेन फार्मर्स को लेकर के है। सबसे पहले इस आर्टिकल की शुरुआत की गई है MS स्वामीनाथन, जो एक एमिनेंट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रहे हुए हैं। उन्होंने एक बात बोली थी कि ज्यादातर हिस्टोरियंस इस बात में विश्वास करते हैं कि महिला ही पहली फार्मर थी जिसने क्रॉप प्लांट्स को डोमेस्टिकेट किया था, और फिर उसने वो तरीका सीखा था, वो कला सीखी थी, वो विज्ञान सीखा था। कैसा तरीका विज्ञान सीखा था? विज्ञान कैसा सीखा था? फार्मिंग करने का। जो आदमी लोग होते थे वो तो बाहर जाते थे, भोजन की तलाश में हंटिंग करने जाते थे, और विमेन ही थी जिसने सबसे पहले सीड्स को इकट्ठा किया और उसके द्वारा बाद में क्रॉप्स को जनरेट करना स्टार्ट किया। तो देखो, कॉन्टेक्स्ट क्या है इस आर्टिकल का? कॉन्टेक्स्ट है अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें जो जेंट्स हैं उन्हीं को आगे रखा जा रहा है। तो महिलाएं भी इस प्रोटेस्ट में विरोध कर रही हैं, और वो इस बात को बोल रही हैं कि आप, जब फार्मर्स की बात आती है तो आप ऐसा क्यों मानते हो कि आदमी ही फार्मर्स होते हैं? अगर हम डाटाज को देखें, सर्वे को देखें, तो वीमेन्स ज्यादा काम करती हैं एग्रीकल्चर में। तो सिर्फ और सिर्फ आपको मैन को ध्यान में रख के आपको फार्मर लॉ नहीं बनाने हैं, वीमेन को ध्यान में रख के आपको फार्मर्स लॉ बनाने हैं। अब सबसे पहले जो मिसकंसेप्शन की बात की गई कि एक गलत अवधारणा क्या बनी हुई है समाज में। अगर हम भारत में बात करें, जैसे ही कृषि की बात आती है तो लोग सोच लेते हैं कि किसान मतलब आदमी। अब जैसे, लेकिन अगर हम सत्यता की बात करें तो एग्रीकल्चर सेंसस के अकॉर्डिंग 73.2% जो गांव की जो महिलाएं हैं वो फार्मिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड हैं, और सिर्फ 12.8% ऐसी महिलाएं जिनके पास में लैंड होल्डिंग्स है, मतलब जमीन उनके नाम है। अब देखो, काम करने वाली महिलाएं इतनी हैं, लेकिन जमीन जिनके नाम है वो सिर्फ इतनी है।
ये क्यों है? क्योंकि कल्चरल, सोशल और रिलीजियस फोर्सेज है लोगों के ऊपर कि वीमेन को वो ओनरशिप क्रिएट ही नहीं करने देते लैंड में। इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें एक बात बोली गई है कि अगर परिवार की बात करें तो फैमिली मेंबर्स में अगर मेल मेंबर्स हैं तो उनके ऊपर जमीन ज्यादा नाम है, जब ज्यादा जमीन उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। 83% जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर अधिकार मेल फार्मर्स का है, मेल मेंबर्स का है। और अगर बात करें महिलाओं की तो कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2% से भी कम महिलाएं ऐसी हैं जिनके लैंड होल्डिंग्स में नाम है। इससे क्या होता है कि ना तो महिलाओं को, ज्यादातर महिलाओं को जमीन के ऊपर उनका नाम क्या करते हैं, उनका नाम ही नहीं रखा जाता। मतलब जमीन का नाम आते ही महिलाओं को बिल्कुल दूर कर दिया, उनका एक्सक्लूजन कर दिया जाता है और उनको फार्मर्स की परिभाषा से भी इस तरीके से क्या कर दिया गया है, एक्सक्लूजन कर दिया गया है। 81% महिलाएं एग्रीकल्चर लेबरर्स के रूप में काम करती हैं और उनमें से एससी, एसटी और ओबीसी की जो ज्यादातर महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स में एक लेबरर्स के रूप में काम करती हैं, लेकिन उनका नाम नहीं होता है कि वो खेती में काम करती हैं। अब गवर्नमेंट भी इसमें अपनी आंखें बंद कर चुकी है। वो जो भी लॉ बना रही है वो बना रही है किसकी वजह से, मेंस को ध्यान में रख करके। उन्होंने फार्मर्स को ध्यान रखा है कि मैन होते हैं वो हर चीज को निपट लेते हैं, हर चीज को सोच लेते हैं। लेकिन यहां पर देखो, महिला किसान अधिकार मंच वो भी इस फार्मर प्रोटेस्ट में भाग ले रहा है कि लैंड के ऊपर हमारा भी इक्वल राइट है। हमारा जो महिलाएं हैं उनको ना तो लैंड के ऊपर, ना वाटर, ना फॉरेस्ट, उनको एक्सेस करने का असमान अधिकार है। इसलिए आप ऐसा मत कीजिए। जो भी आप लॉ बनाते हो उसमें क्या करते हो, आप उसमें आप महिलाओं को बराबर भागीदारी दो। उससे क्या होगा, अगर महिलाओं को बराबर भागीदारी मिलेगी तो स्टोरेज फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैश फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट और फॉर पेइंग ऑफ ओल्ड ड्यूज और फॉर अदर सर्विसेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर क्रेडिट। मतलब खेती का कोई भी खर्चा आता है तो सब कुछ, जब जमीन उनके नाम होगी तो सब कुछ महिलाओं के नाम से होगा और ज्यादा फायदा मिल पाएगा किसानों को, ऐसा उसमें बोला गया है। अगर महिलाओं को किसान माना जाएगा तो महिलाएं भी अगर सुसाइड करती हैं तो बाद में उनकी जो फैमिली है उनको क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, उनके खिलाफ काम होएगा और उनकी फैमिली को इससे क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगी। अब ये फार्मर लॉज की बात की जा रही है। जो महिला अधिकार संगठन है उसने ये बोला है कि आपने फार्मर लॉज की बात कर दी, उस फार्मर लॉज में आपने महिलाओं को ध्यान में रख के तो कुछ लॉ ही नहीं बनाई। जैसे मान लो आपने सबसे पहले बात की कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप कर सकते हो, तो महिलाओं और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली कंपनीज आती हैं उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट साइन होता है, तो महिलाओं के अकॉर्डिंग तो आप बनाओ ना। उस एग्रीमेंट को महिलाएं कैसे एक्सेस कर पाएंगी? अगर उसमें कुछ गलत होता है, महिलाओं के साथ में कुछ अत्याचार होता है, तो ना तो आपने कोई जो परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्रेस करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बनाई। दूसरा क्या है, ना आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने के बाद में जो हमारे यहाँ पर बिजनेसमैन आएंगे, हमारी मजबूरी होगी उन लोगों को अपनी जमीन का प्रोडक्ट बेचने की हमारी मजबूरी होगी। तो आप उसके लिए एक मैकेनिज्म तो बनाओ कि अगर किसानों को इससे परेशानी होगी तो कैसे हम उससे निपटारा पा सकेंगे। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि देखो, महिलाएं अगर फार्मर्स के रूप में आप सोचते हो तो महिलाएं तो अपनी जमीन का हिस्सा दूर बेचने के लिए है ही नहीं। तो जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको तो, जो बड़े बड़े एग्रो बिजनेस हैं उनको क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती अपने जो सेल है, जो अपने प्रोडक्ट्स है अपनी खेती के, उनको अपने आसपास के जो बड़े एग्रो बिजनेसेस हैं उनको बेचना पड़ेगा। और जो किसान है वो तो एक लेबरर्स के रूप में बन के रह जाएंगे। वहां अपने खेतों में जाकर, बस खेत खुद के होंगे, उनमें जाकर मजदूरी करो, लेकिन बेचना किसको है, पहले से फिक्स है कि इन्हीं लोगों को आपको बेचना है। तो इस आर्टिकल में बोला गया है लास्ट में कि देखो, आप लॉ बनाओ, लेकिन लॉ बना रहे हो तो उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस फॉलो करो, एक प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो करो और महिलाओं के ध्यान में रख करके लॉज को रिपील करो। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो देखो वैक्सीन को लेकर के है। वैक्सीन बनाई गई है हमारे इंडिया में।
दो वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया गया है। एक तो हमारी इंडिया की खुद की इंडिजिनस वैक्सीन है जिसको कोवैक्सीन के नाम से जाना गया है। ये कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के साथ में मिलकर बनाई है। दूसरी जो वैक्सीन है वो कोविशील्ड है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर इसको बनाया है। तो हमारे जो डीसीजीआई हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने इसको रिस्ट्रिक्टेड यूज अंडर इमरजेंसी कंडीशन के अंडर इन दोनों वैक्सीन को यूज करने की परमिशन दे दी है। अब कंसर्न क्या है? देखो, सबसे पहले तो बात है कि हमारा जो इंडिया है वो एक अच्छा कंट्री माना जाता है वैक्सीन डेवलपर के रूप में। तो आगे ऐसा ना हो कि कोविड तो खत्म हो जाए लेकिन हमारे इंडिया की जो एक साख बनी हुई है वो धूमिल हो जाए। इन दोनों वैक्सीन को लेकर के एक प्रॉब्लम्स है। इनके जो प्रॉपर डाटा है ना, इनको अप्रूवल दे दिया गया लेकिन इनके जो प्रॉपर डाटा है वो अभी पब्लिक में लीक ही नहीं हुई है, पब्लिक में आए ही नहीं है कि कितनों के ऊपर आपने ट्रायल किया, कितने लोगों को उनसे फायदा मिला, ऐसा कुछ है ही नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं कोविशील्ड के बारे में। देखो, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है कोविशील्ड को। अब कोविशील्ड को बनाया है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यूके की एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में क्या कर रखा है, पैचअप। अब इंडिया में उन्होंने क्या ट्रायल किया उसका ज्यादा डाटा है ही नहीं। उनका डाटा है कि जो फेज 3 का ट्रायल किया गया है यूके और ब्राजील में, और वहां पर क्या हुआ है, ज्यादातर प्रॉफिट हुआ है। इंडिया में 1600 इंडियन वॉलंटियर्स के ऊपर काम किया गया है लेकिन उसके डाटा अभी आए नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कोवैक्सीन की जो भारत बायोटेक ने बनाई है, उसके तो जो फेज 3 के ट्रायल है ना वो ही कंडक्ट नहीं हुआ है अभी तक। उसमें लगभग 26,000 उन लोगों ने बोला था कि हम 26,000 वॉलंटियर पर काम करेंगे। अभी 23,500 लोगों पर वो अपना काम कर रहे हैं और उनका डाटा आने में अभी बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है उनको अप्रूवल मिल गया है तो वो फेज 3 का जो ट्रायल है उसको बिल्कुल फेयरली क्लियर ही ना करें, फेयरली कंडक्ट ही ना करें। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि कोविड-19 की वजह से पहले ही लोगों में इतना ज्यादा डर है और उस डर को आप बढ़ाइए मत। आप लोगों के बीच में एक प्रॉपर डाटा रखिए, प्रॉपर तरीके से लोगों को बताइए। क्योंकि देखो कल के जो द हिंदू है उसमें भी ये आया था कि लोगों के बीच में एक हेजिटेंसी क्लियर हो रही है। लोग हेजिटेट कर रहे हैं कि नहीं हमें नहीं लगवानी है। क्यों नहीं लगवानी है? क्योंकि एक प्रॉपर जो एक प्रोसीजर है वो तो फॉलो किया ही नहीं जा रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि कहीं कोविड-19 की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इसके वैक्सीन की वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा जो ये जो चेंज होकर के जो म्यूटेंट आया है कोविड-19 का, उस पर भी इसका क्या असर होगा इस वैक्सीन का, उसके बारे में भी कुछ भी बात नहीं बताई गई है। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि ये जो डिजीज की वजह से जो प्रॉब्लम बढ़ रही है उसको गवर्नमेंट आपाधापी ना करके एक प्रोसीजर के तहत काम करे, ताकि जो लोग हैं उनके अंदर एक विश्वास क्लियर हो। और विश्वास जब डेवलप होगा तो ये जो आप वैक्सीन में इतना पैसा और टाइम लगा रहे हो ना वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो लोगों को हेल्प करेगा, लोगों की परेशानियों को कम करेगा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो जीएसटी रिटर्न को लेकर के है। देखो, जुलाई 2017 में जीएसटी लगाया गया, उसके बाद में सबसे ज्यादा दिसंबर 2020 में जीएसटी हमारे यहाँ पर कलेक्शन होता है। 1.15 लाख करोड़ रुपए आते हैं और पिछले जो 2 क्वार्टर हैं उनमें हमारी जो जीएसटी कम आया था, रेवेन्यू कम आया था, उसकी तुलना में ये बहुत ज्यादा है। 2020-21 के जो पहले के 8 महीने थे उसमें हमारा बजट का जितना टारगेट था ना उसका सिर्फ 40% रेवेन्यू रिसिप्ट हमें हो पाया था, लेकिन सब कुछ कवर कर दिया है दिसंबर 2020 के रेवेन्यू ने। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो तो रेगुलर इस बात पे स्ट्रेस दे रही है कि जो जीएसटी है वो रेगुलर 12%, मतलब पिछले सालों की अगर हम तुलना करें तो 12% इंक्रीज होकर क्या है, और रेगुलर इस पे काम करना है कि ज्यादा से ज्यादा जीएसटी क्या हो सके, मिल सके। इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि अगर कोई गलती से फोर्जरी करने का ट्राई करता है तो उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। मतलब लोगों में फोर्जरी करके आप टैक्स बचा रहे हो तो जीएसटी लोगों से टैक्स लेने के लिए उसके लिए भी काम किया जाएगा। इसके अलावा जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उन्होंने भी एक बात बोली है कि
विवाद से विश्वास तक इनकी एक स्कीम है। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि गलत तरीके से उससे टैक्स वसूल किया जा रहा है तो वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है, उस पर रेगुलर तरीके से कार्रवाई होगी। कार्रवाई होकर के अगर गलत तरीके से टैक्स वसूला गया है तो उसका टैक्स रिटर्न किया जाएगा, ताकि लोगों में ये विश्वास क्लियर हो सके कि ऐसा नहीं है। 1 जनवरी से जो जीएसटी के रूल है वो भी नए बन गए हैं। जीएसटी जो कंप्लायंस है उनको टाइटन कर दिया जाएगा। दूसरा क्या होगा कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर भी जीएसटी काफी बढ़ा दिया गया है, 27% तक। नवंबर से अगर हम कंपैरिजन करें तो 27% तक अप हो गया है जीएसटी। इसके आगे बोला गया है कि धीरे धीरे ये जो इंपोर्ट पे जो जीएसटी है वो तो धीरे धीरे इंक्रीज ही होगा। नेक्स्ट इसमें कोर सेक्टर के बारे में बताया गया है कि जो कोर सेक्टर है उनमें तो श्रिंकन देखने को मिला है। कोर हमारे 8 सेक्टर हैं और उनमें रेगुलर श्रिंकन देखने को मिला है, मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हुई है। नवंबर 2020 के डाटा आए हैं। सीमेंट और स्टील जो मेन कोर सेक्टर में आते हैं उनकी अगर बात करें तो उनमें एक हल्का सा अप हुआ है। इसके अलावा जो न्यू इन्वेस्टमेंट है अक्टूबर टू दिसंबर 2020 उसमें क्या हुई है, कमी हुई है 88% तक। अगर पिछले एक साल की बात करें तो 88% तक कमी हुई है। और ये सब कुछ कौन मॉनिटर कर रहा है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। जो जॉब्स हैं उन नवंबर में जो जॉब्स हैं और नवंबर से दिसंबर में 35 लाख जॉब में कमी आई है, डिटेरियर हुए हैं, मतलब कमी आई है। तो क्या है, सेंटर को जरूरत है इन सारे चैलेंज को एड्रेस करने की और इन सारे चैलेंज को जो आने वाला जो बजट है उनमें क्या हो सके काम किया जाए, ताकि जो ग्राउंड लेवल है जहां पर हमने बहुत कुछ खोया है उसको दोबारा हम रेगुलर रीगेन कर सके। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। इसमें हमने एडिटोरियल में जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं उनको हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।